जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसु लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमारा पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, इस वाले लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को मोशन के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मोशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मोशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। समझ में आया बेटा? क्योंकि मोशंस में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं, मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, मोशन इन अ प्लेन में ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। आप लोग ये भी समझ सकते हो कि हम लोग एक विमी, द्विविमी और एक विमी द्विविमी गति में जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है पेपर में, ठीक है, पीएनएसटी के पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, ये बोल क्या रहा है, एक गेंद धरातल से ऊर्ध्वाधर अच्छा 2 बार ऊपर फेंकी जाती है। गेंद से संबंधित कौन सी राशि गेंद के चलने में परिवर्तित नहीं होगा? ठीक है बेटा, आप लोगों को पता है, स्लाइड में पहले समझ जाइएगा थ्योरी, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड थ्योरी जान लीजिएगा। अगर किसी वस्तु को मैं ऊपर फेंकूं, ठीक है ना, जिसकी वेलोसिटी u है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें आप पढ़ते हो बेटा, 3 चीजें आप पढ़ते हो। पहला तो उसका गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा। दूसरा होगा उसका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तीसरा होगा बेटा उसका कुल ऊर्जा, ठीक है ना। जो कि कुल ऊर्जा किसको कहते हैं बेटा? कुल ऊर्जा किसको कहते हैं? कुल ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? कुल ऊर्जा। मतलब आप ये बता सकते हो, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको कहते हैं बेटा हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है हमारा टोटल एनर्जी। अब आप देख रहे हो कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, आपको एक ग्राफ समझा दे कि अगर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, हम इधर लिख रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इधर लिख रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकोगे तो शुरू में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग लेके चल रहे हैं कितना बेटा? 10, ठीक है ना। तो जब उसकी धरातल में जैसे हम लोग ऊपर से फेंक रहे हैं, उसकी शुरुआत में, इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी कंप्लीट होगा, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे बेटा, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाते जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा कम होते जाएगा बेटा, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ऊंचाई के साथ साथ गतिज ऊर्जा में कमी आएंगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी बेटा। तो अगर हम लोग देखेंगे, जैसे गतिज ऊर्जा ऊपर चला गया, ठीक है ना, जैसे वस्तु ऊपर गया गतिज ऊर्जा 9 हो गया, हम मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा उसके साथ साथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया गतिज ऊर्जा 8, यहाँ पर हो गया स्थितिज ऊर्जा 2, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ऊपर 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, और हम देख रहे हैं 1। उसके बाद फाइनली गतिज ऊर्जा 0 होगी। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा, यहाँ पर वेग जो होगा हमारा 0 होगा बेटा। वेग क्या होगा? 0 होगा। अब जब वेग 0 होगा, इसका सूत्र लिख सकते हैं हाफ mv², क्योंकि जो द्रव्यमान है वो तो नियत रहेगा। द्रव्यमान चाहे वस्तु नीचे से धरातल के कितने भी ऊपर चले जाए, वस्तु का द्रव्यमान नियत रहेगा बेटा, ठीक है। एच ऊंचाई पर वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² प्लस mgh होता है। इस प्रकार से हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हो, अभी हम एक सिंपल सा उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग शुरू में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 10 है, जैसे ऊंचाई बढ़ते गया 9, 10, 7 डिक्रीज होते गया बेटा, कम होते गया काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, और अंततः जब उसकी ऊंचाई यच हो जाती है, या किसी टॉप के बारे में बात करें तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आप देख रहे हो टोटल एनर्जी, आप क्या देख रहे हो? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आप बात करोगे यहाँ पर कितना बेटा? 9 + 1,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी 10 है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज 10। तो सभी जगह पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो 10 है, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। इस प्रकार से आप देखोगे पूरे सफर के दौरान जब वस्तु धरातल से किसी टॉप पॉइंट पर पहुंचा, पूरे सफर के दौरान उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं क्वेश्चंस में बोल क्या रहा है, जब किसी को ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, उसके ऊपर चलने पर क्या परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है बेटा, कम होते जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जा रहा है। हमारा जो कुल ऊर्जा है, यही जो कुल ऊर्जा है यही अपरिवर्तित रहेगा बेटा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप बेटा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन पीएनएसटी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला आ रहा है 2016 का क्वेश्चन बेटा। बोलता है गैस की गति होती है एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, केवल ऊपर नीचे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो जानिएगा पहले हम बात करते हैं इस वाले स्लाइड में, जो मोशन होता है बेटा, मोशन होता है मतलब गति, वो 3 टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से 3 टाइप के होता है, 1 डायमेंशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बेटा, ठीक है ना। कई बार इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है, कई बार इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है, ठीक है, जिसकी दिशा नहीं बदल रही होती है, ठीक है, केवल हम बात करते हैं केवल एक्स दिशा में गति कर रही है, ऐसी वस्तु को हम ऐसी वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन। और यदि कोई वस्तु किसी प्लेन पर गति कर रही हो, ठीक है ना, किसी वस्तु प्लेन पर गति कर रही हो, तब उसकी उस बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग दिशा का निर्धारण करेंगे एक्स और वाई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को एक्स दिशा और वाई दिशा मिलेगा। जब कोई वस्तु प्लेन पर गति कर रही हो तब उसकी उस गति को क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है, द्विविमीय गति। तो जैसे आप लोग देखते हो कार चल रही है प्लेन सड़क के ऊपर, ठीक है ना, इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। कैरम बोर्ड में हम लोग देखते हैं कि उसकी जो गोटियां होती है स्ट्राइक करते हैं, वो एक प्लेन सरफेस पर मोशन करते जाते हैं इधर से उधर, ठीक है ना। एक चींटी है, एक विमीय गति में हम लोग चींटियों के कतार की लाइन ले सकते हैं, चींटियों की गति एक सीधी लाइन में चलती है एकदम, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की एग्जांपल देख सकते हैं। 3 डायमेंशन, ऐसी वस्तु अगर आकाश या अंतरिक्ष में, आसमान या अंतरिक्ष में अगर गति कर रही है तो ऐसी उस गति, उसकी इस गति को क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। त्रिविमीय में हम लोग देखते हैं तीनों दिशाएं निर्धारित किए जाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, मतलब तीनों अक्ष निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर बिंदु का, अगर हम लोग वस्तु के निर्देशांक की बात करेंगे तो केवल एक निर्देशांक पर काम करेगा। यहाँ पर वस्तु का जो निर्देशांक होगा केवल 2, एक्स और वाई 2 निर्देशांक होंगे, यहाँ केवल एक्स निर्देशांक होगा। यहाँ पर 3 निर्देशांक हो गए, एक्स वाई जेड, ठीक है। इस प्रकार से त्रिविमीय गति के लिए हम लोग निर्धारित करते हैं बेटा। आगे देखते हैं, हम प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है गैस की गति कैसी होती है, क्योंकि गैस आसमान पर, ठीक है ना, मुक्त रूप से गति कर रहा होता है, ऐसे में उसकी गति कैसी होगी बेटा, त्रिविमीय गति होगी, 3 डायमेंशन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पीएनएसटी 2016 का ही क्वेश्चन है बेटा। ये बोल रहा क्या रहा है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जावे तो किसका मान 2 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेग को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। अगर प्रारंभिक वेग v है तो अंतिम वेग मतलब डबल करने के बाद हमारा वेग कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय टी, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय टी। इसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय होता है, ठीक है बेटा। संवेग, संवेग क्या होता है बेटा, p बराबर मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, द्रव्यमान गुणित वेग को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, k बराबर हाफ mv², ठीक है ना। कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा संचय होता है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। भार क्या होता है, वेट, इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। ध्यान दीजिएगा, अब बोल क्या रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने पर किसका मान दुगुना होगा, ठीक है ना। यहाँ वेग दुगुना करेंगे, एक्सेलरेशन दुगुना होगा क्या बेटा,
किसका मान 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है ना। मोमेंटम, मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के साथ में, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इम्पल्स मतलब। अच्छा, यहाँ पर संवेग दिया हुआ है, ये मोमेंटम है बेटा, क्या ये मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों सेम सेम क्वांटिटी होती है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है। हम बात करेंगे, अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पर v के जगह देखो, हमने बोला मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना है, यम वी है, हाँ यहाँ बड़ा, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p बराबर यम वी, फाइनल मोमेंटम यम इंटू टू वी बेटा, ठीक है ना। क्या कर दिया, वेग को दुगना कर दिए। हम आते हैं पी डेज के ऊपर, पी डेज बराबर 2 इंटू यम वी होता है। ये क्या है बेटा, यम वी, जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था वही है पी, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम का क्या हो गया, दुगुना हो गया। अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग का दुगुना हो रहा है यहाँ पर भी। तो हम ये बता सकते हैं वेग के दुगुना होने पर कौन दुगुना हो जाएगा, संवेग दुगुना हो जाएगा बेटा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। समझ में आया, सारे के आप लोगों को फार्मूला भी बता दिया है, ठीक है ना। आप एसआई मात्रक और डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र इनके निकाल सकते हो बेटा। आगे देखते हैं बेटा, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पीएनएससी 2016 का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, किसी मीनार से गिराई गई कोई वो गेंद यात्रा के अंतिम सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बोला क्या है बेटा, एक मीनार लिए है जिसकी ऊंचाई मान ली हम लोग ने यच, यही यच आप लोगों को बताना है बेटा। ऐसा भी मान लेते हैं, इस यहाँ से गेंद को गिराई जाती है जिसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं 0। ध्यान रखना बेटा, हम लोग प्रारंभिक स्थिति इसको लेके चल रहे हैं जहां पर, जहां से गेंद को गिराया जा रहा है, गेंद आ रही है नीचे, ठीक है ना। अब इसको ऊपर से नीचे पहुंचने तक का जो समय लग रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, टी लग रहा है। कितना लग रहा है, टी, ठीक है ना। क्योंकि अंतिम सेकंड में जो तय की गई दूरी है ये 15 है। कितना बेटा, 15। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, जिसको हम क्या मान लेंगे बेटा, एच डेस। और यहाँ तक के लिए समय कितना लगेगा, अंतिम सेकंड में इतना दूरी तय कर रहे हैं। तो ये जो एच डेस दूरी दिए हैं ये t-1 समय के लिए दिए हैं, ठीक है। t-1 समय में एच डेस दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि t समय में पूरी कुल दूरी कितनी तय कर रहे हैं, यच तय कर रहे हैं, ठीक है ना। मीनार की जो ऊंचाई मान ली हम लोग ने कितना है, यच है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले यच निकालते हैं। यच कैसे निकालेंगे बेटा, आप लोगों ने ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण पढ़े हैं, देख लेते बेटा, ठीक है ना। ये देखिए गति के तीनों समीकरण मैंने लिख दिया था। v इजिकल टू यूटी प्लस एटी पहला समीकरण, दूसरा समीकरण s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का दूसरा जो समीकरण है ये हमारे उपयोग में आएगा बेटा। तो इसको उपयोग कर में लाते हैं हम लोग, जबकि विस्थापन जो तय की दूरी है हम लोगों ने यच से रिप्रेजेंट करा है, तो यच की जगह क्या लिखेंगे, यच। प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो हम लोग इस वाले टर्म को 0 मान के चलते हैं, बराबर हाफ, क्योंकि जो हमारा ये वस्तु है, गेंद है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण से रिप्रेजेंट करना है जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखो। अब निकालेंगे एच डेस, एच डेस के लिए जो समय लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोग ऊपर से फेंक रहे हैं, प्रारंभिक वेग 0 लेंगे। यहाँ पर जो समय होगा हाफ जी t-1 लेना है स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एच डेस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। जी अपन 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला सॉल्व होगा, जी बाय 2 या हाफ जी बाय लिखो, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, बचेगा क्या, जी टी प्लस जी बाय 2, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपने एच डेस निकाल लिया, क्योंकि हमारा ये जो दूरी दिया हुआ है अंतर किसका किसका बेटा, एच में से एच डेस को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। मतलब हम लिख सकते हैं 15 बराबर एच माइनस एच डेस, ठीक है बेटा। 15 बराबर एच कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर आया था, एच कितना आया था, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा
एच डेस अंदर बाहर में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, मतलब सभी में माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस प्लस जी टी, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी बाय टू, ठीक है बेटा, माइनस जी बाय टू हो गया। ध्यान दीजिएगा ये वाले माइनस का इसे पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, दोनों सेम टू सेम है, क्वांटिटी सेम है, साइन चेंज है, ठीक है ना, बचा क्या बेटा 15 बराबर जी टी माइनस जी बाय टू, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने हाँ 15 बराबर जी बाय टू ला लिया, ठीक है बेटा। अब क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखते हैं हम लोग, जी का मान लिखते हैं 9.8, जी का मान कितना लिखते हैं 9.8 एमएस माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए 9.8 को हम किसके बराबर मान के चल रहे हैं, 10 के बराबर, 10 ms माइनस टू, जी का मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 बराबर 10t माइनस 10/2, दो दो पंचे 10, ये ऋण 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 बराबर, ये 10t है, ठीक है ना, बराबर 10t, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल बेटा, t बराबर कितना आया, t बराबर आया 2 सेकंड, t बराबर कितना आया बेटा 2 सेकंड, ध्यान रखिए पकड़ के रखिए 2 सेकंड को। अब क्योंकि हमको पूरा कुल मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यज बराबर जी टी स्क्वायर हम लोग निकालना है, यज बराबर हाफ, जी का मान कितना लेना है 10, टी का मान निकाले है 2, 2 गुनी 2 का 2 का वर्ग है, एक दो से एक दो कैंसल, 10 दूनी 20, यज बराबर कितना है हमारा 20 मीटर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रेक्षण कोण का मान बराबर होगा, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रेक्षण कोण का मान, ठीक है। अच्छा आप लोग ये प्रक्षेप्य गति पढ़े होंगे, प्रक्षेप्य गति समझा देते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, किसी वस्तु को क्षैतिज से एक कोण बनाते हुए फेंकना होता है यू वेग से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये पैराबोला पैथ को फॉलो करते हुए उसी सतह पर आकर गिरेगी जिस सतह से आप फेंक रहे हो, ठीक है ना, इसको मैं ओ मार रहा हूँ, इस बिंदु को मैं ए मार रहा हूँ, तो जो ओ से ए तक की दूरी है इसको हम लोग आर कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्षैतिज परास कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा क्षैतिज परास, क्या कहते हैं क्षैतिज परास, ठीक है। जो अधिकतम ऊंचाई है बिंदु, इस बिंदु से जो धरातल की ऊंचाई है इसको हम कहते हैं यच से दर्शा देते हैं, इसको कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, यच को हम लोग क्या कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई। और ये जो गेंद है या जो भी वस्तु है जिस मार्ग को फॉलो करते हुए गिर रहा है, इस पथ को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल पथ, मतलब पैराबोलिक पथ, इसको प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, क्या कहते हैं प्रक्षेप्य के पथ, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल पाथ कह सकते हो आप, ठीक है ना। हमको बोला है ये वाला जो कोण है थीटा, क्षैतिज परास के लिए अधिकतम क्षैतिज परास मतलब आर के अधिकतम मान के लिए थीटा का मान कितना होगा ये बताना है। जब इसके सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, वो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल का, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है ना, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मिलता है क्षैतिज परास का, मतलब आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है, इसी पर आधारित हम हमारा ये क्वेश्चन अभी करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होता है अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई का, अधिकतम ऊंचाई का ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है, ये फॉर्मूला। अभी प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, बोलता है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास पाने के लिए थीटा का मान क्या होगा। इस सूत्र को ध्यान में रखो, क्षैतिज परास का इस सूत्र को ध्यान में रखो। आप देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, कितना है साइन 2 थीटा, साइन के अधिकतम मान आपको, साइन का अधिकतम मान, साइन का न्यूनतम मान आपको 0 मिलेगा जो कि 0 होता है, साइन का अधिकतम मान आपको 90 अंश में मिलेगा जो कि 1 होता है, ठीक है ना। तो 90 बनाने के लिए
हमको 90 बनाने के लिए थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा? थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा 90 बनाने के लिए? ध्यान रखिए, थीटा का मान जब 45 अंश रखेंगे तब हमारा, इधर करते बेटा, जब थीटा बराबर हम लोग 45 अंश रखेंगे, 45 डिग्री, तब हम लिखेंगे r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय जी। ठीक है, 45 दूनी कितना होता है बेटा? 90। 45 दूनी 90 होता है, हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब इसको हम लोग नेगलेक्ट 1 बोल के हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आपका जो क्षैतिज परास का अधिकतम मान के लिए सूत्र क्या आता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन सा होगा क्षैतिज अधिकतम क्षैतिज परास के लिए। ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी, जो कि 45 अंश का दिखा रहा है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन बेटा, बोल क्या रहा है? 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का एक विमीय गति xt ग्राफ प्रदर्शित है बेटा। ठीक है ना, आवेग का परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? आवेग का परिमाण। ये ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है ना, इस प्रकार से चल रहा है वस्तु, ये चल रहा है ढलान, ऊपर चला फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला फिर नीचे आया। ठीक है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है किसी वस्तु के एक विमीय गति के लिए, xt ग्राफ। x मतलब दूरी होता है, ये x है, और ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को, ये दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको क्या निकालना है? प्रत्येक के लिए आवेग का निकालना है। आवेग पता है बेटा, आवेग क्या होता है आप लोगों को? आवेग क्या होता है? आवेग होता है संवेग में परिवर्तन की दर, सॉरी संवेग में परिवर्तन। क्या होता है बेटा? संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन मतलब हम लिख सकते हैं बेटा डेल पी, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंतिम संवेग, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस प्रारंभिक संवेग पी। ठीक है बेटा, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि होता है, इसलिए इसकी दिशा जरूरी है। दिशा हम लोग को ध्यान में रखना है बेटा। मैं इसको बिंदु मान रहा हूँ 0 ओ, और इसको मान रहा हूँ ए, और इसको मान रहा हूँ बी। जो संवेग परिवर्तन यहाँ पर होगा वही संवेग परिवर्तन इसके लिए भी होगा, वही संवेग परिवर्तन इसके लिए भी होगा, क्योंकि तीनों के लिए जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। ठीक है ना, तो हम एक त्रिभुज के लिए काम करेंगे तो बाकी त्रिभुज के लिए हमारा मान वही जाएगा जो पहले त्रिभुज में आएगा। तो करते हैं बेटा, अगर ओ से ए के बारे में बात करें, चलो ओ से ए को देखो बेटा, ओ से ए को देखो, ओ से ए के लिए बात कर रहे हैं। ओ से ए के लिए हमारा वेग कितना होगा बेटा? वेग के लिए बोलते हैं स्थिति में परिवर्तन की दर। स्थिति पर क्या होता है बेटा? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति हमारा कितना है? 2 है बेटा। अंतिम स्थिति कितना है? 2। और प्रारंभिक स्थिति कितना है? 0। प्रारंभिक स्थिति 0 बटे समयांतराल। यहाँ पर पहुंचने के लिए हमको समय कितना लगा बेटा? 2। 2 ऋण 0 कितना हो जाएगा बेटा? 0। सॉरी 2 ऋण 0 2 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 1 2, 1 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा है प्रारंभिक वेग। ओ से ए गए प्रारंभिक वेग। अब इसके लिए हम मोमेंटम निकाल लेते हैं पी। मोमेंटम मतलब संवेग निकाल लेते हैं, जो कि मास इंटू वेलोसिटी है। मास कितना दे रखा है? 4 किलोग्राम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 गुणित वेलोसिटी कितना? 1, ये हो जाएगा 4 मीटर इंटू, सॉरी संवेग का जो होगा 4 kg ms माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, ये होता है हमारा प्रारंभिक संवेग। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे अंतिम संवेग। मतलब बेटा जब आप ए से बी आए हो तब के लिए संवेग देखेंगे, तब के लिए संवेग हम बात करेंगे। ए से बी के लिए ध्यान दीजिएगा, ए से बी के लिए वेग कितना होगा बेटा? ए से बी के लिए वेग कितना होगा? v डैश इज इक्वल टू, ठीक है ना, अंतिम स्थिति कितना बेटा? 0 है, 0 माइनस, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थिति 2, 0 ऋण 2। क्योंकि समय अंतराल देख रहे हो सभी जगह 2 2 का है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 2। ठीक है ना, ऋण 2 बटे 2 कितना होगा? 2 1 2 बराबर अंतिम वेग आया ऋण 1 मीटर पर सेकंड। बेटा इस प्रकार से हमको अंतिम वेग मिला। हम निकाल सकते हैं संवेग। अंतिम संवेग पी डेज बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया हुआ है 4 गुणित ऋण 1, तो ये हो जाएगा अंतिम संवेग ऋण 4। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा प्रारंभिक संवेग 4 आया, अंतिम संवेग कितना आया? ऋण 4 kg ms माइनस 1। बेटा आपको बोला क्या गया है? आवेग निकालिए। आवेग के लिए हम लोग देखेंगे बेटा, आवेग के लिए संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग संवेग माइनस इनिशियल संवेग। ठीक है ना,
अंतिम संवेग कितना है बेटा, अंतिम संवेग कितना है, ऋण 4, ठीक है ना। प्रारंभिक संवेग बेटा 4, ठीक है ना, ऋण 4 और ऋण 4 ऋण 8, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा संवेग कितना होगा, 8 न्यूटन इंटू सेकेंड, कितना होगा, 8 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। अच्छा, न्यूटन इंटू सेकेंड आप लोगों को बता देते हैं, एक थ्योरी एडिशन में बता देते हैं, ठीक है। आप लोग गति के नियम में देखते हो दूसरा में डेल पी अपॉन डेल टी, हाँ या ना बोले यार, ठीक है ना। गति का द्वितीय समीकरण ये वाला फॉर्मूला देता है। यहाँ पर आप बोलते हो डेल पी बराबर संवेग में परिवर्तन होता है एफ इंटू डेल टी। अभी हमने सूत्र में पढ़ा कि अभी हमने सूत्र में देखा आवेग भी बराबर संवेग में परिवर्तन है। आवेग भी क्या है, संवेग में परिवर्तन। इस संवेग में परिवर्तन की जो मात्रक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हम लोग संवेग का मात्रक देते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड, ये एक मात्रक हुआ। अभी जो ये वाला आप लोग ने मात्रक देखे हो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन चले गए, हम लोग ने ये वाला देखे kg/-1 kg/-1, ठीक है। तो ये वाला मात्रक कहाँ से आया बेटा, आप लोग संवेग का मात्रक सूत्र देखते हो, मास इंटू वेलोसिटी, मास होता है kg और वेलोसिटी होता है ms-1। इस प्रकार से आप kg/-1 भी लिख सकते हो उस सूत्र के हिसाब से, और इस सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से आप डायमेंशन फार्मूला देखिए, डायमेंशन फार्मूला दोनों सूत्र के हिसाब से आपका वही जाएगा जो संवेग का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये नीट बोल रहा हूँ पीएनएसटी 2016 का क्वेश्चन बेटा। द्विविमीय गति में एक समान वेग से गतिमान वस्तु का मार्ग होगा, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, ठीक है ना, द्विविमीय गति है, द्विविमीय गति के लिए अगर कोई वस्तु एक्स और वाई प्लेन में चल रही है, ठीक है, एक समान वेग, ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग, अगर वेग समान है, ठीक है ना, वेग समान है, तो हमारा वस्तु का मार्ग कैसा होगा बेटा, वस्तु का मार्ग होगा समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, तो हमारा वस्तु होगा एक सरल रेखा। कैसा होगा बेटा, एक सरल रेखा होगा, ठीक है ना। हमारा मार्ग कैसा होगा बेटा, एक सरल रेखा। कैसा होगा, सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा कहीं दिख रहा है बेटा हमारे ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निकाय को 15 मीटर प्रति सेकंड की गति ऊंचाई पर फेंका जाता है तो निकाय के द्वारा कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जाएगी। क्या बोला गया ना, 15 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग कितना बेटा, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसा है कि किसी वस्तु को 15 मीटर के वेग से फेंक दिया गया। अब क्योंकि जब ये अंतिम अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो अंतिम जो वेग होगा इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अरे भाई, जब हम लोग फेंक रहे हैं, जब ये अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा, ठीक है ना, 15 के वेग से फेंक दिए 15 मीटर प्रति सेकंड के, जब अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा तब इसका फाइनल वेग कितना हो जाएगा, 0। तब हम यहाँ पर गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे बेटा, तीसरा समीकरण लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। क्योंकि जो वस्तु है नीचे से ऊपर जा रही है, तो जो गुरुत्व नीचे की ओर काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम जब ऊपर जा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अंतिम वेग हम लोगों ने 0 लिए, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग कितना है, 15, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 225 कर लो डायरेक्ट। और ये गुरुत्वाकर्षण कैसा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक 2 मल्टीप्लाई, गुरुत्वीय त्वरण कितना ले रहे हैं, सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए 10, वास्तव में कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 ms-2 बेटा, लेकिन सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम मान के चल रहे हैं 10, ठीक है ना। और ये ऊंचाई हमको पता करना है, यस पता करना है बेटा, यस पता करना है, ठीक है। ला लो उनको इधर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 20 इंटू यस बराबर 225, ठीक है। यस निकालने के लिए 225 बटे क्या करोगे, 20 करोगे, ठीक है ना। भाग देंगे बेटा, भाग देंगे, 2 दाम 20, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है ना। इस प्रकार से 11.25 आपका आंसर आता है बेटा, ठीक है ना। तो आप जो वस्तु को 15 मीटर के वेग से फेंकोगे तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, लगभग 11.25 मीटर ऊंचा पहुंचेगी बेटा। समझ में आया बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अधिकतम क्षैतिज प्रकाश पाने के लिए प्रेक्षण कोण का मान, ये क्वेश्चन हम लोग ने फिर से कर लिया, पीएचडी 2017 का क्वेश्चन है, दिखा दे बेटा। यही वाला क्वेश्चन है, पीएनएससी 2016 में भी रिपीट हुआ, 17 में भी रिपीट हुआ, इसलिए कहते हैं बेटा प्रीवाईक्यू क्वेश्चन करके जरूर जाए, प्रीवाईक्यू करके जरूर जाए, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन
कभी कभी डायरेक्ट एज इट इज मिल जाते हैं, उसमें समय ना गवाओ, डायरेक्ट आंसर क्लिक कर जाओ, ठीक है ना। तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कितना कोण होता है? 45 डिग्री। फिर से आते हैं वही कोण, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया बेटा, कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 मीटर और उसके बाद 20 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, ठीक है ना। पहले तो दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। दिशा इस प्रकार कर ले बेटा, इधर पूर्व करते हैं, ठीक है ना। फिर होता है पश्चिम, पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे हम लोग नोट करते हैं बेटा दक्षिण, दक्षिण नोट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दिशा बताते हो। अब बोल क्या रहा है, इस हिसाब से चलते हैं। 10 मीटर कैसे चल रहा है बेटा? उत्तर की ओर, ठीक है ना। चल लिए 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर। जिस बिंदु पर खड़े होते हैं वहां से दिशा का निर्धारण करते चले। 20 मीटर पूर्व चले, मतलब इधर पूर्व चले 20 मीटर, ठीक है, ज्यादा ही चल लो। बोल क्या रहा है, कुल विस्थापन कितना होगा? कुल विस्थापन यहाँ से, कुल विस्थापन कितना होगा बेटा? जो हमारा अंतिम बिंदु है बी और प्रारंभिक बिंदु ए, इसके बीच की जो मिनिमम दूरी होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा। तो मैं यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दूं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसको दे देता हूँ ओ, मतलब ए से ओ चला 10 मीटर, ओ से बी चला 20 मीटर। हमको पूछ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस पूछता कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं थी, 10 और 20 को जोड़ देते हैं, निकल जाता 30। 30 हमारा टोटल डिस्टेंस होता, लेकिन हमको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है ना। अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति बेटा। अब क्योंकि इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं ये वाला कोण 90 अंश का दिख रहा है। जब त्रिभुज समकोण जैसा दिख रहा हो तब हम बोलते हैं ये वाला जो भुजा है ये कैसा होगा बेटा? कर्ण की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और किसी एक को थीटा मान लो और उसके सामने वाले भुजा को लंब और फिर दूसरी भुजा को आधार मान लेते हैं। फिलहाल के लिए जब कर्ण निकालना है तो हम लंब बटे आधार, सॉरी, इस प्रकार से लिखते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट 10 का स्क्वायर प्लस रूट, सॉरी रूट 20 में, रूट में ही दोनों है, 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बेटा 100 और 20 का स्क्वायर बेटा 400, ठीक है ना। टोटल कितना मिलेगा बेटा? 500, ठीक है। टोटल कितना है? 500 है बेटा। अब ये देखो 500 में से 100 के लिए 10 बाहर निकाल दो बेटा, 10 बचेगा, रूट में कितना? 5, ठीक है ना। रूट 5 का मान पता है बेटा, रूट 5 बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं, रूट 5 का मान होता है बेटा 2.23 लगभग हो जाता है। अच्छा, इतना करने के बाद ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 22 जैसे दिख रहा होगा, दिख ही रहा है बेटा 22, ठीक है ना। आगे सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा। अगर रूट 5 का, क्योंकि आप उसमें 10 का ही तो मल्टीप्लाई करना है, 0 का मल्टीप्लाई करना ज्यादा कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। 2.23 रूट 5 का मान याद रख लो आप, ठीक है ना। और ऑप्शन में ढूंढो कि शुरू के 22 कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, दशमलव आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई दिमाग खपाना नहीं है, समय नहीं गवाना है, ज्यादा कम से कम समय में आंसर करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट होगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बोल क्या रहा है? पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है, विस्थापन एवं तय की गई दूरी का अनुपात संख्यात्मक मान हमेशा होता है। आपको पहले एडिशनल नॉलेज दे देते हैं, विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है। दूरी और विस्थापन इसके बारे में बता देते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं 3 व्यक्ति है, तीनों को एक ही जगह जाना है, ठीक है ना। ए स्थान से बी स्थान तीनों को जाना है एक्स वाई जेड से, ठीक है ना। एक्स चला ऐसा, वाई चला ऐसा, जेड चला ऐसा। इंसानों के नाम ले दिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नाम दे दिए। तीनों इंसानों ने अलग अलग दूरी तय करते हुए, अलग अलग मार्ग को फॉलो करते हुए ए स्थान से बी स्थान तक सफर तय किया, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, क्योंकि तीनों ने दूरी तय किए हैं, ठीक है, तीनों के लिए जो दूरी होगा, एक्स के लिए भी होगा, वाई के लिए भी होगा, जेड के लिए भी होगा। हम देखते हैं सबसे ज्यादा दूरी जेड ने तय किया है, फिर एक्स ने तय किया, सबसे कम दूरी किसने तय किया है? वाई। हमने विस्थापन की परिभाषा में लिखा, अच्छा दूरी की परिभाषा क्या बोलता है? कुल, कुल तय की गई, तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, ठीक है ना। कुल तय की गई पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या बोलता है कि जो
अंतिम स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, उनके बीच की सबसे कम दूरी, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ दो बिंदु के बीच या दो स्थानों के बीच, दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, टू प्लेसेस, ओके, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ठीक है ना, लेकिन विस्थापन केवल और केवल y का दिख रहा है, y का विस्थापन दिख रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो दूरी है, दूरी ये किससे बड़ा है बेटा, विस्थापन से बड़ा होगा। दूरी किससे बड़ा होगा, विस्थापन से बड़ा होगा, और विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। अरे भाई ये दूरी भी है और विस्थापन भी है, मतलब जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो भी सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ये दोनों जो दूरी है ये विस्थापन से बड़ा दिख रहा है, मतलब हम ये बता सकते हैं दूरी किससे बड़ा है बेटा, विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में आते हैं। हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि हमारा जो विस्थापन है ये दूरी से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। दूरी से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर। अभी हमने जो बताया वो उसका उल्टा था। अरे यार वही तो था, चलिए कहाँ पीछे चल रहे हैं लोग, सामने आ जाओ। दूरी की बात की थी, दूरी विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। विस्थापन के लिए क्या बोला मैंने, दूरी विस्थापन दूरी से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, पकड़ के रखिए। अब जबकि दूरी को हम लोग उसके अपॉन मिलाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा विस्थापन बटे में दूरी, तो उसके जगह में क्या बचेगा, एक बचेगा, उसके जगह में क्या बचेगा, एक, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, विस्थापन एवं तय की गई दूरी का अनुपात संख्यात्मक मान हमेशा, ध्यान रखिएगा, एक से कम होता है। ये इसका अनुपात है बेटा, ये इसका क्या हो गया, अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो उनका एक से कम होता है, हाँ एक से कम होता है। एक के बराबर होता है, नहीं एक से कम भी हो रहा है। एक के बराबर या कम, हाँ सही है बेटा, हमारा एक से बराबर भी दिख रहा है और एक से कम भी दिख रहा है। इसका अनुपात एक से बराबर भी है और एक से कम भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगर ऐसा पूछ लेता कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दूरी को लेके चलते हैं, इधर, ठीक है ना, दूरी को लेके चलते, ऐसा लिख लो ना बेटा, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करो। दूरी बड़ी भी होती है, बराबर भी होती है, किसके, विस्थापन के, विस्थापन को ला लो तो ये ऐसा हो जाएगा, दूरी बटे विस्थापन, ठीक है ना, बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, एक के होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे ऑप्शन में हमारा ये इस वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग जब दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछता है तब ये वाला बराबर हो गया, एक के बराबर या अधिक, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए प्रश्न क्या पूछा है, विस्थापन और दूरी का अनुपात, जो कि हमारा क्या कहता है, एक के बराबर होगा या उससे कम होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कहाँ चले गए, हाँ ये एक वस्तु जिसकी गतिज ऊर्जा एवं संवेग का संख्यात्मक मान बराबर है, जो वेग से गतिमान है, जो v वेग से गतिमान है, सॉरी, जो v वेग से गतिमान है, जो v वेग से गतिमान है, तो v का मान क्या होगा, v का मान पूछा है बेटा, ठीक है ना। क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, बराबर किसके बेटा, संवेग के, मतलब m इंटू वी के बराबर है। संवेग का जो होता है सूत्र मास इंटू वेलोसिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, सॉरी मोमेंटम को p से दर्शाता है। इधर से एक दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है, निपटा दो, एक v से एक v का खेल कर दो, एक v बचा है v/2, इधर बचा है कितना, एक, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। आसान है, बहुत लल्लू वाला क्वेश्चन है बेटा ये। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये एक पिंड वृत्तीय मार्ग पर त्वरण a से गति कर रहा है, यदि इसकी चाल को दोगुना कर दिया जाए तो अंतिम त्वरण प्रारंभिक त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले इस मार्ग के बारे में समझिए, वृत्तीय मार्ग बराबर क्या होता है। वृत्तीय मार्ग के लिए अगर मैं बोलूं जिसकी त्रिज्या r है, तो इसके मार्ग के दौरान जो उत्पन्न त्वरण होता है a बराबर होता है v स्क्वायर बाय r, हाँ या ना यार, त्वरण का जो सूत्र होता है वे बराबर होता है v स्क्वायर बाय r, ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभिक त्वरण है। अब बोल क्या रहा है, इसकी चाल को दोगुना कर दिया जाए, चाल को दोगुना कर दिया जाएगा तो अंतिम त्वरण और प्रारंभिक त्वरण का अनुपात पूछा है।
अंतिम त्वरण मान लेते हैं एडिस, अंतिम त्वरण मान लेते हैं एडिस। अगर 4 को 2 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 4v² हो जाएगा, हाँ या ना बोलो यार। 2 का वर्ग v डेज बराबर 2v, तो 2v का वर्ग हम लोग करेंगे तो 4v² हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम वेग अपॉन में r। क्या इस मार्ग का त्रिज्या बदल रहा है? वेग को दुगुना करो, तिगुना करो, 4 गुना करो, वृत्तीय मार्ग का जो त्रिज्या है वो परिवर्तित होगा क्या बेटा? नहीं होगा, ठीक है। बोल क्या रहा है, इसको यहीं से उड़ा दे, क्या उड़ा देते हैं, ठीक है ना। बोल क्या रहा है, अंतिम त्वरण और प्रारंभिक त्वरण। तो अंतिम त्वरण कितना बोला बेटा? अंतिम त्वरण है 8v 4v² बटे में r डिवाइड बाय प्रारंभिक त्वरण v²/r, ठीक है ना। इसको इससे निपटा दो, बचेगा कितना? a/a बराबर 4:1। 4:1 कहीं दिख रहा है बेटा? 4:1, ठीक है ना। 4/1 को ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, 4:1, 4:1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया बेटा? त्वरण का सूत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? a बराबर v²/r, ठीक है ना। इसके लिए इस त्वरण के लिए जो केंद्र की तरफ एक बल कार्य कर रहा है जिसको हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं, उसका मान कितना होता है? mv²/r। सर ये कहां से आ गया? तो बता सकते हो ना बेटा, mv²/r बता सकते हो। F बराबर ma से आया, a का मान v²/r रखोगे तो F बराबर ये हो जाएगा mv²/r, ठीक है ना। ये कहां से आया? तो ये गति के द्वितीय समीकरण से आया, गति के द्वितीय नियम से आया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, ये बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेप्य गति में स्थिर रहता है? प्रक्षेप्य गति के बारे में जान लिए थे हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में। फिर से मैं समझा देता हूं बेटा कि अगर किसी वस्तु को किसी क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके, इस प्रकार से पैराबोलिक पैथ को फॉलो करते हुए क्या गति करेगा? उसी सतह में जाके गिरेगा। अगर हम देखें इस वेग को हम दो कंपोनेंट में, दो घटकों में विभाजित करते हैं, पहला घटक होता है हमारा ux, दूसरा घटक होता है uy, क्षैतिज घटक जिससे कोण बनाना होता है, इसको ux बराबर u cos थीटा लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। अंतिम वेग जो दूसरा ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है y दिशा में, इसको लिखते हैं u sin थीटा, ठीक है बेटा। u वेग से फेंक दिए हम लोग ने। जब हम लोग फेंकते हैं तब हम देखते हैं प्रत्येक बिंदु पर इसका क्षैतिज घटक तो वही रहता है, लेकिन इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये धीरे धीरे कम होते जाता है, और अंतिम स्थिति में इसका ऊर्ध्वाधर घटक uy 0 होता है, केवल बचता क्या है? क्षैतिज घटक। यही क्षैतिज घटक इसको आगे बढ़ाते चलता है बेटा, यही क्षैतिज घटक इसको आगे बढ़ा के ले चलता है, ठीक है ना। और फिर से आपको ux की दिशा भी वही बनी रहेगी और मान भी वही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। इस स्थिति से देखोगे ux की दिशा वही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर जो घटक है uy की जो दिशा है वो बदल गई। यहाँ पर uy मतलब इस बिंदु टॉप पॉइंट पहुंचने तक uy की दिशा ऊपर थी बेटा, ऊपर जाते जाते uy का मान धीरे धीरे कम होता है। अंतिम बिंदु पर जो कि हमारी अधिकतम ऊंचाई कहलाता है, जिसको हम यश से दर्शाते हैं, उस बिंदु पर uy का मान 0 होता है, ux सेम बना हुआ रहता है। ux क्योंकि काम कर रहा है जो कि उसको आगे की ओर लेके चलता है, इस वाले मार्ग में उसको आगे बढ़ाने का काम करता है ux, ठीक है। फिर इस वाले बिंदु से आगे चले तो uy का मतलब ऊर्ध्वाधर जो घटक है उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो पूरे हम मार्ग की स्थिति में देखें तो हम लोगों को एक कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी दिख रही है बेटा? वेग का क्षैतिज घटक नियत रहेगा, वेग का क्षैतिज घटक नियत रहेगा बेटा, नियत रहेगा। इसके साथ साथ में हम लोग ने आपको बताया थे उड्डयन काल का मान कितना होता है, सूत्र 2u sin थीटा, याद रख लो बेटा, बहुत काम की चीजें प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है ना। अपॉन जी। क्षैतिज परास क्या होता है? जो हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्षैतिज रेखा में क्षैतिज परास कहलाता है। ये होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g, ठीक है ना। अभी इससे पहले भी किए थे, r जो मैक्स निकाले, r मैक्सिमम, r अधिकतम निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए u² अपॉन g, थीटा कितना लेना पड़ता है बेटा? 45 डिग्री लेना पड़ता है, इसको भी याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब अधिकतम ऊंचाई h इक्वल टू u² sin² थीटा अपॉन में 2g। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए
कितने कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए या फेंका जाए। तो अधिकतम मान हम लोग देखते हैं सीधा सीधा 90, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है, 90 बनाने के लिए 45 रखे तब 90 बनेगा जाके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट केवल सिंगल बचा हुआ थीटा, 90 रखेंगे तो हम लोगों को 36 अधिकतम मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे हम लोग ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो 36 हमको मैक्सिमम मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इसके लिए इस अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा 90 अंश होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। 36 के लिए थीटा 45 डिग्री, ठीक है। आई होप क्वेश्चन में आंसर क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में क्या प्रक्षेप में गति में स्थिर रहता है, तो हमारा वेग का क्षैतिज घटक। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ठीक है ना, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक लोलक के बारे में बात करेंगे इस प्रकार से, उसकी लंबाई इस प्रकार से, जो लोलक है दोलन करता है अपने माध्य स्थिति से, इसको कहते हैं बेटा माध्य स्थिति। यहां से यहां तक का जो आप लोगों को दिख रहा है इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। ये इसकी अधिकतम विस्थापन है, ये इसका अधिकतम विस्थापन है बेटा। इसको हम लोग इस अधिकतम विस्थापन के बाद ये फिर से वापस माध्य स्थिति में आता है, फिर जाता है दूसरे साइड में, जो कि उसके अधिकतम विस्थापन तक पहुंचने के बाद फिर से वापस आता है। तो उसको वापस लाने के लिए जो बल कार्य करता है, जो फोर्स लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल के कारण ही ये अपने प्रारंभिक स्थिति में इस प्रकार से दोलन करता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दोलन करना ही क्या कहलाता है, सॉरी दोलन कहलाता है। सरल लोलक इसी प्रकार से दोलन करता है बेटा। अब पूछा क्या है, बोला है लंबाई और समय अवधि, क्योंकि इसका आवर्त काल का सूत्र अगर देखो तो 2 पाई रूट यल अपॉन जी होता है, ठीक है। दोनों साइड में वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा टी का वर्ग बराबर 4 पाई स्क्वायर यल अपॉन जी। 4 पाई स्क्वायर और जी दोनों तीनों नियतांक है बेटा, मतलब हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल यल, ठीक है। इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, टी प्रोपोर्शनल यल की स्थिति में इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, समय और लंबाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ये है टी स्क्वायर और ये है यल, ठीक है ना, या यल ऊपर रखो या टी नीचे लिखो। एक ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इस प्रकार से सरल रेखा में बनेगा। कैसे रेखा बनेगा, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, लेकिन इसी को पलट दिया जाए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल यल को ही अगर मैं इस वर्ग को लेके चलूं दूसरे साइड में, ये ऐसा हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल रूट यल, ठीक है, टी प्रोपोर्शनल रूट यल हो जाएगा बेटा। इस इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा अति परवलय। क्या हो जाएगा बेटा, अति परवलय, ठीक है, सॉरी पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब परवलय, पैराबोलिक मतलब परवलय, ठीक है ना। टी प्रोपोर्शनल रूट यल के लिए जो ग्राफ बनेगा परवलय बनेगा, ठीक है ना। और पूछता है कि केवल और केवल जो समय का वर्ग है, समय अवधि के वर्ग का लंबाई के साथ में संबंध दिया है, तब जाके आपका जो ग्राफ मिलेगा वो सरल रेखा में मिलेगा, सीधी रेखा में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ओके बेटा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है -2ik + 3jk + kk और ik + 2jk - 4kk के बीच का कोण। हम इसको मान लेते बेटा वेक्टर ए, -2ik + 3jk + kk। क्वेश्चन इसको मान लेते हैं बी, वेक्टर बी i केफ + 2jk - 4kk। ध्यान दीजिएगा, हम इस वाले स्लाइड में समझा देते हैं आपको। अगर दो वेक्टर दिया हो इस फॉर्म में एक्स आई केफ, ए वाई जे केफ, ए जेड के केफ, इस फॉर्मेट में दिया है। दूसरा वेक्टर दिया वेक्टर बी = बी एक्स आई केफ + बी वाई जे केफ + बी जेड के केफ, ठीक है बेटा। आपको अगर पूछता है कि इनके बीच का कोण, तो पहले क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ए डॉट वेक्टर बी = हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। हाँ या ना बोलो यार, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला याद होगा, रटा होगा आप लोगों को। इस फॉर्मूला में हमको थीटा निकालना है, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ये होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अरे यार सीधे सीधे ये भी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है ना, उसको हम लोग ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे कैसे। सीधे सीधे क्या कर दोगे, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में गुना कर दोगे। आई का आई के साथ में गुना 1 होता है, जे के जे के साथ में गुना 1, के के साथ में गुना 1, तो सीधे सीधे ए एक्स बी एक्स हो जाएगा बेटा, ए एक्स बी एक्स प्लस एक्स का वाई का वाई के साथ ए वाई बी वाई, जेड का जेड के साथ में ए जेड बी जेड, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गुना करना बेटा। तो चलते पिछले क्वेश्चन जो हमारा था, ए डॉट बी निकाले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -2 + 1 -2 प्लस 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 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस 4 का 4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऋण 4 ऋण 2 ऋण 6 और ये धन 6 ऋण 6 बराबर 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आया बेटा, बराबर कितना आया, 0 आया। क्योंकि क्योंकि हाँ हमने एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, जिस स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत होंगे, उसी स्थिति में आपको दोनों का जो अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, अदिश गुणनफल जिसको कहते हैं, वो कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। करके देख लो, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें इस वाले, सॉरी कहाँ चल रहा है, आगे चले बेटा, आगे चले। अगर मैं ये वाले सूत्र में देखूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 रखोगे तो सीधे सीधे आपको मिलेगा कॉस थीटा बराबर 0। हाँ या ना यार, मिलेगा, कॉस थीटा बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि हम बोलते हैं कॉस थीटा बराबर 0 कॉस 90 में मिलता है, कॉस 90 में क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब अगर कंपेयर करें थीटा से थीटा का, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दिया हुआ है आप लोगों को, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, मतलब हमारा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पीएनएसटी 2019 का क्वेश्चन है बेटा, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है, क्षेत्र, हाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बल बल को लेकर, बल मतलब व्यफ और समय, अच्छा यहाँ समय नीचे इस वाले एक्स एक्सिस में समय को दर्शा दो, समय मतलब टी, विस्थापन बुलाई जाए, विस्थापन विस्थापन एक्स को दर्शा दो, और ऊपर दर्शा दो बल को, एफ को दर्शा दिए। अगर मैं इनके बीच एक ग्राफ खींचूं कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, इसको मैं एफ मान रहा हूँ, तो ये एफ होगा, ये एक्स होगा, ठीक है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई एफ इंटू एक्स, ठीक है ना। ये किसको दर्शा रहा है बेटा, कार्य को दर्शा रहा है, कार्य को दर्शा रहा है बेटा। ध्यान दीजिएगा, कार्य का सूत्र क्या लिखते हो, कार्य का सूत्र क्या लिखते हो, बल गुणित विस्थापन, क्या लिखते हो बेटा, बल गुणित विस्थापन, क्या लिखते हो, बल गुणित विस्थापन। बल हमने लिखा एफ से और विस्थापन हमने लिखा एक्स से, ठीक है ना। तो एफ इंटू एक्स क्या होगा बेटा, विस्थापन। तो यही होगा हमारा ऑप्शन, कौन सा सही होगा, बल गुणित विस्थापन हमारा कार्य को दर्शाएगा, मतलब दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा, कार्य को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोले के क्षेत्रफल को 0.007 मीटर में मापा जाता है, इसका प्रमुख प्रमुख महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या, अरे आंकड़ा नहीं बोला है, सार्थक अंक बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, सार्थक अंक क्या बताना है बेटा, सार्थक अंक बताना है, सार्थक अंक बताना है। सार्थक अंक में हम देखते हैं, ठीक है ना, 0.007। बेटा आप लोग को एक सार्थक अंक के सारे नियम पता हो तो बता सकते हो कि जो प्रथम अशून्य अंक है, नॉन जीरो डिजिट, जो प्रथम नॉन जीरो डिजिट है, उसके पहले जितने भी जीरो है उस सब को हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं मान के चलते हैं, उसको सिग्निफिकेंट से हटा देते हैं। इसको ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचेगा केवल एक सिग्निफिकेंट। इसकी संख्या कितनी होगी, एक होगी, इसकी संख्या कितनी होगी, एक होगी। ध्यान दीजिएगा, 0 अगर ये ऐसा रहता, ठीक है, तो ये दो अशून्य अंक है, दो अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच के जो दोनों जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे, मतलब इस वाले संख्या के लिए सार्थक अंक हमारा 4 होगा, ठीक है ना।
तो फिलहाल के लिए इस वाले क्वेश्चंस के लिए उसके कुछ नियम है, अब देख लीजिए जाके। इसके जो हम लोग सार्थक अंक कितने बताएंगे, 1 बताएंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। जब 1 ग्राम द्रव्यमान के निकाय पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो निकाय को प्राप्त होने वाला त्वरण कितना होगा। ओ भाई, हमको मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदले, क्योंकि यहाँ पूरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये एसआई यूनिट में दिया हुआ है। किलोग्राम में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। हाँ या ना बोले यार, सही होगा। बल कितना दिया हुआ है, F 1 न्यूटन, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर ma। जानते हैं ना बेटा, नहीं जानते तो भी लिखो। F बराबर, ओ भाई, ए त्वरण निकालना तो ये हो जाएगा F/m। ठीक है, तो बल दिया हुआ है 1 न्यूटन, त्वरण ये सॉरी मास कितना दे 10⁻³ की घात kg। ऊपर लेके चले तो ये हो जाएगा 10⁻³ की घात। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं इस प्रकार से, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा मात्रक हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है, बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल। बल समय ग्राफ, फिर से बल समय ग्राफ बोल रहा है। ठीक है, ये है समय, क्या है बेटा समय, इसको टी से दर्शाते हैं। ये है बल के लिए अक्ष, बल मतलब F से दर्शा रहे हैं। अगर मैं एक नियत बल के लिए मानूं, एक नियत समांतराल के लिए, तो हम इस प्रकार से एक सरल रेखा में, उदाहरण के लिए ग्राफ, उदाहरण के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझाना आसान हो, ये समझना आसान हो, उसके लिए बता रहे हैं। अगर इस वाले एक क्षेत्रफल के लिए बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा F है, यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है या लंबाई ले लो, कितना है, T है। तो पूरा क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितना है बेटा, लंबाई है F, चौड़ाई कितना है, T है। ठीक है ना, F × T बोल सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं आवेग बराबर होता है बल गुणित समांतराल। बल गुणित समांतराल क्या बोलते हैं बेटा, बल गुणित समांतराल। तो बल होता है F, समांतराल T से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो F × T किसको रिप्रेजेंट करेगा, I मतलब इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आवेग, ये संवेग है बेटा। ठीक है ना, जैसे संवेग भी होता है, F × T संवेग को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आवेग संवेग के बराबर भी होता है। फिलहाल के सूत्र के हिसाब से ये वाला जो क्षेत्रफल होगा हमारा, क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा, आवेग को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, आवेग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। ठीक है बेटा, आवेग का सूत्र याद रखेंगे आप लोग, बल गुणित समांतराल। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन सी एक समानुवृत्तीय गति के दौरान नियत रहती है। समानुवृत्तीय गति, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वृत्तीय गति है। अगर इस वृत्तीय गति में बारे में बात करें जिसकी त्रिज्या r है, पूरे वृत्तीय गति के दौरान क्या नियत रहता है बेटा, चाल, त्वरण, वेग, दिशा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात वेग के लिए बात करें तो वेग की दिशा हर बिंदु पर आपको बदलती हुई दिखाई देगा, हर बिंदु पर बदलती हुई दिखाई देगा वेग की दिशा। जब वेग की दिशा बदल रही है त्वरण की दिशा भी बदलेगी, और दिशा तो बदल ही रही है, हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, दिशा परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब एक ही चीज जो कांस्टेंट जो नहीं बदलेगी वो क्या है बेटा, हमारा चाल। जो कि चाल है वो नहीं बदलेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ने लगभग सॉल्व कर लिया, अच्छे से डील कर दिया। आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। कुछ एडिशनल नॉलेज है उसको आप नोट करते चले। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।